नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो कि राष्ट्र के प्रति होते हैं, राष्ट्र के नागरिकों के प्रति होते हैं, समाज के प्रति होते हैं, पर्यावरण के प्रति होते हैं। तो आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से, द अल्टीमेट स्पार्क के माध्यम से, हम पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रहे हैं। तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत बुक को समझना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर है ये। तो ये नोट्स बना दिए हैं हमने, इसके अलावा आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को आप कॉपी करते रहें साथ में, और जो हम समझा रहे हैं उसको समझते जाएं। इसके अलावा आपको कोई भी बुक और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो फिर भी आप एम लक्ष्मीकांत बुक का यही चैप्टर उसमें से पढ़ सकते हैं, इजीली समझ आ जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, जो दोनों ही सिटीजन से रिलेटेड हैं, नागरिकों से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों को रिलेटिव हैं और इनसेपरेबल हैं। इनसेपरेबल हैं, इनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए, इनसेपरेबल हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नागरिकों से संबंधित है। जैसे राष्ट्र के द्वारा सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, तो ये नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो राष्ट्र के प्रति फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाए। जो राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य बनते हैं उसको भी वो निभाए, अधिकारों को भी एंजॉय करे, और साथ में जो राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य बनते हैं उनको भी वो निभाए। तो ये दोनों को रिलेटिव हैं, ठीक है, इनसेपरेबल है, अलग अलग नहीं देखना चाहिए। को रिलेटिव एंड को इनसेपरेबल, ठीक है। ओरिजिनली जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, उस समय फंडामेंटल राइट्स को तो इंक्लूड कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने इंक्लूड नहीं किया था। इसके कई कारण थे जिसके कारण हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया था। हमने सिटीजन्स की ड्यूटीज को तो इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन स्टेट की जो ड्यूटी है उसको इंक्लूड कर लिया था डीपीएसपी के माध्यम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया था। इसके साथ ही डीपीएसपी ऑल्सो इंक्लूड डीपीएसपी, ड्यूटी ऑफ स्टेट, मतलब जो सरकार के जो कर्तव्य बनते हैं उनको भी हमने उसी समय ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बाद में इंक्लूड किया है। इसका एक कारण तो यही है कि उस समय की जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, जहां लोकतंत्र था, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, उस समय की भी और अब की भी यही मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो इन कंट्रीज में इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दी गई हैं। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भी फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, देखिए, एक्सेप्ट जापान। जापान में, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन अदर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया गया। इंडिया ने बाद में इंक्लूड किया, एडिड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, यानी 1976 में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। उस समय इंटरनल इमरजेंसी का समय था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
तो सोशलिस्ट कंट्रीज जो जैसे फॉर्मर यूएसएसआर, सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ, जिसके अंदर आज की डेट के रशिया, यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ जाती हैं, ये सारे इंक्लूड थे फॉर्मर यूएसएसआर में, फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है, तो सोशलिस्ट कंट्रीज जो थे वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे। तो वहीं से हमने इंस्पायर होकर के अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया। कहाँ से इंस्पायर हुए हम? फॉर्मर यूएसएसआर से इंस्पायर हुए। तो जब हमने ऐड करना था फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे पहले तत्कालीन जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया ताकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड सिफारिशें दे सके सरकार को। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में इसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने सेटअप किया। किस लिए? टू मेक रिकमेंडेशंस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड सिफारिशें पेश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा। देन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दी, अपनी सिफारिशें पेश की। कुछ सिफारिशों को तो, कुछ रिकमेंडेशंस को तो सरकार ने मान लिया और कुछ रिकमेंडेशन को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि किस रिकमेंडेशन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक चैप्टर इंक्लूड किया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे अलग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 बनाया गया है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और अलग से एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ऐसे ही एक अलग चैप्टर, सेपरेट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड भी बनाया जाना चाहिए। अलग से एक पार्ट बनाना चाहिए ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को उसकी वेटेज पूरी रखी जा सके, फुल इंपॉर्टेंस दी जानी रह सके। तो इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रिकमेंडेशन दी गई सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, जिसे तत्कालीन सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया इस रिकमेंडेशन को एंड एनेक्ट किया, एनेक्टेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, एक संशोधन संविधान के अंदर वो लेकर के आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से पार्ट इंक्लूड किया गया, एक अलग पार्ट इंक्लूड किया गया, पार्ट 4A। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो पार्ट है वो है पार्ट 3। डीपीएसपी से रिलेटेड जो पार्ट है वो है पार्ट 4। ऐसे ही एक पार्ट अलग से बनाया फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, पार्ट 4A। इस पार्ट 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। ये देखिए आर्टिकल 51A। इस आर्टिकल 51A के अंदर स्पेसिफाई किए हुए हैं, उस समय किए थे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। अ कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 51A। बाद में एक अलग से और एक फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड किया गया आर्टिकल 51A में ही बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002 सन में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई
उस समय एक और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में इंक्लूड किया गया। उसके बाद से लेकर अब तक आर्टिकल 51A में और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पूरी लिस्ट है। उसको हम आगे समझेंगे, जानेंगे कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं। तो ये रिकमेंडेशन सरकार ने मान ली। अब हम समझेंगे कि और ऐसी कौन सी रिकमेंडेशंस थी जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी सरकार को, लेकिन उन रिकमेंडेशन को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, नहीं माना। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किए थे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। लेकिन हमारी उस समय की जो सरकार थी उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। 10 को 2 और जोड़ दिए गए। फिर कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जो भी इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा या मानने से, पूरा करने से इनकार करेगा, उस पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, पनिशमेंट दी जानी चाहिए उसको। तो इसको भी मानने से गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। देन थर्ड रिकमेंडेशन दी गई थी कि जिस लॉ के द्वारा पेनल्टी और पनिशमेंट को इम्पोज किया जाएगा उसको किसी भी कोर्ट के अंदर, एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। उस लॉ पर, किसी भी लॉ पर, किसी भी कानून पर जो कानून इम्पोज करता है पेनल्टी और पनिशमेंट, उस पर किसी कोर्ट के अंदर उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता उस कानून पर। तो इसे भी मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। देन फोर्थ जो रिकमेंडेशन दी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ये कहा था कि जो टैक्स पे करना है, ड्यूटी टू पे टैक्स, इसे फंडामेंटल ड्यूटी बनाया जाना चाहिए। तो टैक्स पे करने को फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाया गया सरकार के द्वारा। तो ये रिकमेंडेशन भी सरकार ने नहीं मानी। तो अब हम पढ़ेंगे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में, उसके आर्टिकल 51A में जो पूरी लिस्ट दी गई है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने की टेक्निक बताएंगे। तो आर्टिकल 51A कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो इन ड्यूटीज को फॉलो करे, इनकी पालना करे। तो पहला क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। पूरा याद करने की बजाय कीवर्ड याद करो और इसकी एसेंस को समझो, सार को समझो, तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा भी याद होने लगेगा। तो कीवर्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो रिस्पेक्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की। सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भारत के वो महापुरुष जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए देश की लड़ाइयाँ लड़ी और आम जनमानस को भी प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया कि वो भी देश को आज़ाद कराने में अपनी भागीदारी निश्चित करे। तो जो ये महापुरुष हैं
जो इनके विचार हैं उनको हमने फॉलो करना है, ठीक है, उनका गुणगान करना है और न्यू जनरेशन को भी उनके बारे में बताना है। तो रिस्पेक्ट, फॉलो, चेरिश द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की एकता व अखंडता को हमने उसकी रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है, और देश की जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैसले लेने की जो क्षमता है भारत की, उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि जब तक एक राष्ट्र के पास सोवरेनिटी है तब तक ही उसके पास इंडिपेंडेंस है, उसके नागरिकों के पास भी राइट्स हैं, इंडिपेंडेंस है। तो प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी को, यूनिटी, एकता व अखंडता को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फोर्थ है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो हमने डिफेंड करना है किसको? अपने देश को, राष्ट्र को, क्योंकि देश को डिफेंड करेंगे तभी खुद को भी डिफेंड कर पाएंगे। राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो राष्ट्र का नागरिक अपने आप ही सुरक्षित है। तो सेकंड, ये डिफेंड करना है, और कभी भी जरूरत पड़े तो नेशनल सर्विस के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए आगे आना है। जब भी बुलाया जाए, कोई भी आपत्ति विपत्ति, कोई आपदा अगर आती है राष्ट्र के ऊपर, तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और देश को, राष्ट्र को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है। तो ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। फिफ्थ है टू प्रमोट हार्मनी, यानी भाईचारा, उसको बढ़ावा देना है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सभी भारत के सभी नागरिकों में, पूरे भारत के अंदर भाईचारा कायम करना है, हार्मनी रहनी चाहिए, एकता रहनी चाहिए। ये देखे बिना कि वो कौन से धर्म का है, किस रिलीजियन का है, किस लैंग्वेज का है, रीजनल किस क्षेत्र का है, किस सेक्शन का है, उसकी इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखे बिना कॉमन ब्रदरहुड की भावना रखनी है कि हम इंडियन हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं, हम किसी धर्म के नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं या मुस्लिम नहीं हैं, हम पहले इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। तो ये कॉमन ब्रदरहुड की भावना रखनी है, हार्मनी रखनी है। तो ये भी हमारी ड्यूटी है, भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है, ठीक है। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, मतलब ऐसी कोई भी प्रथा, कोई भी प्रैक्टिस जिससे कि एक वुमन की डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, वुमन की, उसका अपमान होता है, तो ऐसे किसी भी प्रथा को हमने त्यागना है। रिनाउंस, टू रिनाउंस दैट प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन की डिग्निटी को कम करे, उसको अपमानित करे, ऐसी किसी भी प्रथा को हमने त्याग देना है। तो ये भी कर्तव्य है भारत के प्रत्येक नागरिक का। सिक्स्थ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, मतलब भारत के जितने भी पुरानी धरोहरें हैं, इम्पोर्टेंट, नेशनल इम्पोर्टेंस और कंपोजिट कल्चर से रिलेटेड है। कंपोजिट कल्चर यानी डाइवर्स कल्चर, विविधताओं भरा जो भारत की जो संस्कृति है, उसकी हमने रक्षा करनी है, उसकी हमने वैल्यू को समझना है। जो रिच हेरिटेज है, धरोहर है, उसकी हमने रक्षा करनी है। जितने भी जैसे कुतुब मीनार, हमारे सोमनाथ मंदिर, तीर्थ स्थल हैं, हरिद्वार है, पुराने मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ,
सोमनाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी, वृंदावन। तो ये जो हमारा रिच हेरिटेज, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ये पुरानी इमारतें, जो धरोहरें हैं, उनकी हमने रक्षा करनी है। तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ताजमहल, लाल किला। सेवंथ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट की भी हमने रक्षा करनी है, पर्यावरण को भी हमने संरक्षित रखना है, उसका संरक्षण करना है। तो पर्यावरण में, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है? जंगल, फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, सारे जीव जंतु, जंगली जानवर सब आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है। और क्या है? टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनके प्रति हमें दया का भाव रखना है। ये भी भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। एट्थ है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब हमें साइंटिफिक टेम्पर रखना है, डेवलप करना है, मानववाद की सोच रखनी है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हम क्वेश्चन करें, प्रश्न एंड रिफॉर्म, सुधार, जो चीज गलत है उसका त्याग करें और कहीं कमी है तो उसको, उसमें सुधार लाएं। नाइन्थ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस, वायलेंस से दूर रहें, उसका त्याग करें और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको भी सेफ रखें। बस स्टैंड, बसेस, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स, उन सफाई भी रखें और उनको सेफ रखें। 10th है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़ना है, परफेक्शन की ओर आगे बढ़ना है, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सामूहिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यक्तिगत क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब भारत का नागरिक या भारतीय समाज आगे बढ़ेगा, एक्सीलेंस की ओर दौड़ेगा, तभी सही मायने में राष्ट्र आगे बढ़ेगा। राष्ट्र एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़ेगा और अचीव करेगा, राइज करेगा टू हायर लेवल्स, ठीक है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। एक्सीलेंस की ओर हमने आगे बढ़ना है इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो ये है 10 फंडामेंटल राइट ड्यूटीज। तो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको हमने बाद में 2002 सन में इंक्लूड किया था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे पहले तक 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थे। इस एक फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में इंक्लूड किया, तो उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए हैं और अब तक भी 11 ही फंडामेंटल ड्यूटी है। हो सकता है आने वाले समय में और भी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाए या किसी को कम भी किया जा सकता है बाय अमेंडमेंट, संशोधन के द्वारा। तो इसको ऐड किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। इस फंडामेंटल ड्यूटी में ये बताया गया है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब ये हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है
कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को, चाइल्ड और वार्ड बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रोवाइड करें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, इससे याद रखो, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, या खाली एजुकेशन याद रख लो। एजुकेशन से आपको याद रहेगा कि चाइल्ड के लिए एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है।